हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सिलेबस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अशोक का साम्राज्य शिलालेख स्तंभलेख इसके बारे में बताएंगे और आपको मानचित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। अशोक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अशोक किस वंश से संबंधित था। मौर्य वंश से। मौर्य वंश से पहले भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, यानी कि भारत अनेक राज्यों का जमघट था। अशोक ने मौर्य वंश के आने से चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का पहला सम्राट था, यानी सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो है 321-22 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित की। जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था, जिसका नाम असली विष्णुगुप्त था। कौटिल्य था कहते थे उसको। उसने मगध के शासक धनानंद के दरबार में उसका अपमान हुआ था और उसने वहाँ कसम उठाई थी कि मैं जो है नंद वंश का पतन करके रहूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से एक विशाल जो है मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ था। यानी कि भारत में पहली दफ़ा जो है राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई थी, राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। अब हम, क्योंकि हमें बताना है अशोक के साम्राज्य के बारे में, उसके शिलालेखों के बारे में, उसके स्तंभ लेखों के बारे में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक जो है वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने जो है शासन किया। अशोक ने जो शासन किया उसके दौरान उसने जो अपने पूर्वजों से जो साम्राज्य मिला था उसमें एक प्रांत और जीता था, जिसे कलिंग प्रांत कहते हैं। यानी अशोक के काल में जो है प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। उन 5 प्रांतों की राजधानियां थी। उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला, और पश्चिम प्रांत की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिण प्रांत की राजधानी थी स्वर्णगिरी, और पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी केंद्रीय राजधानी, जहां से राजा शासन चलाता था। उसके बाद अशोक ने जो है प्रजाहितकारी शासन स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में जो है शिलालेख स्तंभलेख ये स्थापित करवाए थे। इन शिलालेखों स्तंभलेखों पर उसने अपने धर्म से संबंधित, अपनी राज्याज्ञाओं से संबंधित, अपने प्रजाहितकारी शासन से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इन शिलालेखों स्तंभलेखों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में भी पहली प्रमाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। इन शिलालेखों साम्राज्य के बाद हम जो है, ये तो अशोक का साम्राज्य जो बताना है हमें कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। सबसे पहले ये बताएंगे कि अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में जो है मैसूर तक, और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक, और पश्चिम में जो है अरब सागर तक, और पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक या बंगाल तक फैला हुआ था। और इस साम्राज्य के अंदर उसने कुशलतापूर्वक शासन चलाने के लिए जो अपने राज्य आदेश किए थे उन्हें विभिन्न शिलाओं पर, स्तंभों पर उत्कीर्ण किया था, यानी खोद खोद कर लिखवाया था, और उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगवा दिया था कि आसानी से जो है पूरे साम्राज्य की जनता है उन राज्य आदेशों को पढ़ सके, जान सके और उन पर चल सके। तो सबसे पहले इसके शिलालेखों में आते हैं जो है शिलालेख। और शिलालेखों में भी, शिलालेखों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले बड़े शिलालेख, फिर हैं लघु शिलालेख, और फिर है ये जो है आपके जो है पृथक अभिलेख। तो इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अशोक के जो बड़े शिलालेख हैं, 14 बड़े शिलालेख, वो 8 जगहों से मिले हैं। 8 जगह कौन कौन सी है शिलालेखों की? सहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जोगढ़, कलसी, गिरनार, सोपारा, येराकुड़ी। इन 8 जगहों से 14 बड़े शिलालेख मिले हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपके लघु शिलालेख। लघु शिलालेख संख्या में 2 हैं, यानी उत्तर प्रतियों के रूप में और दक्षिण प्रतियों के रूप में, और इनके जो स्थान हैं वो 13 से अधिक है, यानी लघु शिलालेख हैं वो 13 से अधिक स्थानों से मिले हैं। फिर उसके बाद आता है स्तंभलेख। स्तंभलेख हैं वो 7 हैं संख्या में, और इनकी जगह हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो 6 जगह हैं, जैसे आप दिल्ली, टोपरा, मेरठ, लोरिया अराराज, रामपुरवा और लोरिया नंदगढ़। इनसे जो है महत्वपूर्ण स्तंभ लेख मिले हैं। उसके बाद है आपका जो है अन्य स्तंभ लेख भी मिले हैं, जिनसे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसके धर्म के बारे में, उसके जो
साम्राज्य के बारे में, उसके व्यक्तिगत विषय के बारे में, उसके रानियों के विषय के बारे में बहुत सी जानकारियां हमें इन स्तंभलेखों से या शिलालेखों से या लघु शिलालेखों से हमें मिलती है। अशोक ने जो है ये प्रजाहितकारी शासन स्थापित करने के लिए ये स्तंभलेख शिलालेख लगवाए थे। इसके अतिरिक्त एक गुफालेख भी है जिसे गुहालेख बोलता है, जो गया से 11 मील की दूरी पर बराबर की पहाड़ियों में मिलता है, जो अशोक ने आजीविकाओं के साधुओं को दान में दी थी। इनकी दीवारों पर जो लेख लिखे हुए हैं, उत्कीर्ण लेख हैं, वो आज तक सुरक्षित हैं। अब आते हैं हम शिलालेख, स्तंभलेख। इनमें इन शिलाओं में, इन शिलालेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या जानकारियां मिलती है, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आती है, यानी प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी बहुत सी जानकारियां पूछी जाती है। अब हम उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले है शिलालेख के जानकारी के बारे में। भाई शिलालेख जो है, इनको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो शिलालेख, अशोक के शिलालेख हैं, वो 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। फिर दूसरा है जो टोपरा का जो उसका अभिलेख है, जो स्तंभ लेख है, वो जो है टोपरा का जो स्तंभ लेख है उसमें जो है 7 अभिलेख लिखे हुए हैं। और टोपरा और मेरठ के जो अभिलेख हैं वो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। यानी कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो टोपरा का जो यूपी में था, पहले ये सहारनपुर के पास टोपरा में ये अभिलेख था, बाद में ये अंबाला के पास टोपरा में और मेरठ में यूपी में, बाद में इसे दिल्ली जो फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ लेख को दिल्ली ले आया था। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा जो है आपके अभिलेख हैं, जैसे कि कई भाषाओं में लिखे गए थे। तो अशोक के काल में कौन कौन सी लिपियां थी जिनमें अभिलेख लिखे जाते थे? तो उनमें सबसे ब्रह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और आपकी यूनानी, ये 4 लिपियां थी जिनमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। सबसे अधिक किस लिपि में मिलते हैं? जो है ब्रह्मी लिपि में मिलते हैं। ब्रह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं। तो इसके सबसे पहला अभिलेख जो है आपका जो खरोष्टी लिपि में कौन कौन से अभिलेख लिखे गए हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? सहबाजगढ़ी और मानसेरा खरोष्टी में लिखे हुए हैं। इसके अलावा अरमाइक लिपि में कौन सा लिखा हुआ है? अरमाइक लिपि में जो है लघमान का अभिलेख है, वो अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। और आपका जो अरमाइक लिपि में ही भगन अभिलेख है वो तक्षशिला का है। भगन यानी खंडित अभिलेख है, ये लिखा अरमाइक में ही है लेकिन ये खंडित यानी भगन अभिलेख है। इसके अलावा जो द्विभाषीय अभिलेख भी मिला है जो कि यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है, वो है कंधार के पास सरेकुना, ये है द्विभाषीय अभिलेख। इसके अलावा जो और जानकारियाँ मिलती है हमें, जो रुमनदेही अभिलेख है, इसमें अशोक की धर्म यात्रा से संबंधित जानकारी मिलती है। और अभिलेख है एक कौशाम्बी का अभिलेख है जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये जो अशोक की रानी थी कारुवकी, उसने जो दान दिया उसका उल्लेख मिलता है, तो इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इस कौशाम्बी के अभिलेख को किसने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? वो था अकबर। अकबर ने इस अभिलेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था। इसके अलावा जो और भी अभिलेख हैं जिनसे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो हेरात का क्षेत्र है ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था ये क्षेत्र। तो यानी ये हिंदू कुश पर्वत तक जो है इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद हम आते हैं जो है जानकारियाँ मिलती है, जैसे अशोक के बारे में। अशोक को सम्राट किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि भाई अशोक सम्राट था? तो उसकी जानकारी हमें बहाबरू अभिलेख से अशोक के सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के नाम के बारे में, अशोक के वास्तविक नाम के बारे में कौन कौन से अभिलेखों से जानकारी मिलती है? वो अभिलेख हैं आपके नेतुर, मास्की और आपका उद्गोलम और गुजरा। ये 4 अभिलेख हैं जो अशोक के वास्तविक नाम के बारे में जानकारी देते हैं। बाकी अभिलेखों से, जितने भी अभिलेख हैं उनसे हमें जो है प्रियदसी नाम की जो है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदसी